इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जरा सी अकल लड़ाओगे तो तुम भी इस नतीजे पर पहुंचोगे कि कृष्ण कुमार और रवि मोहन में गहरा गठजोड़ है। जगदीश के चेहरे पर खौफ की जगह तशवीश के साए लहराने लगे और वो ससराती हुई आवाज में बोला, अगर राम ना करे तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं तो रवि मौत के रास्ते पर भाग रहा है। हम हिंदू हैं, हमें लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं। कोई 19-20 हो गई तो जरा सी देर में राई का पहाड़ बना दिया जाएगा। हम यहाँ काफी वक्त गुजार चुके हैं। अव्वल खान ने उकताए हुए अंदाज में जुबान खोली, अब चलना चाहिए। जाने से पहले हमें रवि के करीबी दोस्तों का नाम, पते और फोन नंबर दरकार है। मैंने जगदीश को आगाह किया। वो मुझसे 7 बरस छोटा है, मेरी गोद का खेला हुआ है। रिश्तेदारियों की बात अलग है, वरना हम दोनों के मिलने जुलने वालों के हल्के अलग अलग हैं। किसी किसी से बस सरसरी सलाम दुआ होती है। मैं इस बारे में कुछ मदद नहीं कर सकता। मारुति बाखबर मालूम होती है, वो हमारे साथ रवि की तलाश में निकलने पर आमादा थी। मैंने मानी खिर लिया जब मैं कहा, महाराज। जगदीश ने इल्तिजाया अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। इस वक्त उसे ना छेड़ना, वो बहुत बिपरी हुई है। तुम्हारे साथ निकल खड़ी हुई तो हमारी नाक कट जाएगी। शरीफ घरानों की बहू बेटियों का यह दस्तूर नहीं होता। मैं वादा करता हूं कि रवि के बारे में कोई जरा सा भी सुराग मिला तो मैं तुमको खबर कर दूंगा। मैं तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। वो कृष्ण कुमार की तरह लंठोरा नहीं है। मारुति जैसी खूबसूरत बीवी का शौहर है। घर बार को वो कब तक भूला रहेगा। हमारे आदमी तुम्हारे घर और दफ्तर की निगरानी करेंगे। वो जहां भी आया चूहे की तरह पकड़ा जाएगा। जगदीश अपने बेहंगम वजूद और इसमें समाई हुई पेचीदगियों के बायस किसी भी तरह एक आम आदमी करार नहीं दिया जा सकता था। हमारी आमद के बाद पेश आने वाले वाकयात ने उसकी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी थी। तो ड्राइंग रूम से निकलकर हाँफता हुआ मुश्किल से हमारे साथ बरामदे तक आया। उसकी पतली हालत के पेश नजर हमने उससे वहीं हाथ मिलाए और आगे बढ़ गए। हम बरामदे से उतरे ही थे कि कोई चीज मेरे शाने से टकरा कर पुख्ता फर्श पर लुढ़क गई। मैंने चौंक कर फर्श की तरफ देखा तो लाइनदार कागज की एक वजनी सी गोली नजर आई। इसे उठा तो वो गैर इरादी तौर पर मेरी गर्दन पीछे घूम गई। बरामदा खाली था। जगदीश हमसे गुलू खुलासी हासिल करते ही अंदर जा चुका था और ऊपरी मंजिल की एक बालकोनी में मारुति कड़ी हमारी तरफ देख रही थी। मुझसे निगाहें चार होते ही वो मुस्कुराई और उसने धीरे से हाथ हिलाया। अपने चेहरे से वो बहुत पुरजोश नजर आ रही थी, मगर उसके इजहार से मजबूर थी। वजह यह थी कि ऊपर की बालकोनी में खड़े होने की वजह से वो फाटक से बाहर तक हर एक की निगाहों की जद में थी। इनमें एसटीएफ के आदमी इसके लिए बेजरत थे, लेकिन मोहन हाउस का चौकीदार इसके बारे में जगदीश से कोई मुखबरी कर सकता था। कागज की गोली उठाते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो सिर्फ कागज नहीं था। मारुति ने उसे अपने निशाने तक पहुंचाने के लिए कंकर या किसी और भारी चीज के गिर्द लपेटा था ताकि हवा से उसका रुख तब्दील ना हो सके। वो यकीनन मारुति की तरफ से कोई पैगाम था। इस कागज को वहीं खोलकर पढ़ना मुनासिब नहीं था। मैंने वो गोली उसी तरह अपनी जेब में डाली और अव्वल खान के साथ फाटक की तरफ बढ़ता रहा। जगदीश से रुखसत होने के बाद जो कुछ हुआ वो अव्वल खान की नजरों में आ चुका था। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो सवाल किए बगैर नहीं रह सका, मारुति ने तुम्हें कोई खास पैगाम दिया है? वीरा ठीक कहती है कि औरतें बहुत जल्द तुम्हारी तरफ माइल हो जाती हैं। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। वीरा की बहुत सी बातें बेसुरोपा होती हैं, मैं इन पर ध्यान नहीं देता। हैरत है कि तुमने उसकी कही हुई एक मुहम्मल सी बात याद रखी है। हम दोनों शुरू से अब तक साथ साथ हैं, वो मेरी तरफ मुतवज्जा क्यों नहीं हुई? रश्क या हसद करने की जरूरत नहीं, ये पैगाम तुम ले लो। अभी मैंने इसे पढ़ा भी नहीं है। मैंने हंसकर पेशकश की, बात मजाक में मत टालो, ये एक अहम सवाल है। तुम्हारी कामयाबी में कई बार ऐसी मनचली औरतों ने अहम किरदार अदा किया है। इसमें कभी भी मेरा कोई कसूर नहीं रहा यार। जो कुछ होता है बस होता चला जाता है। हमें इस नई राह पर डालने का सहरा भी नीमा के सर है। अव्वल खान ने कहा। वो नसरीन के घर में मकबूल चौधरी की रुपोशी और उसके किसी अहम ब्रीफ केस की मौजूदगी के बारे में मुखबरी न करती तो हम फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ अकरम इलाही के बनाई हुई फाइल तक नहीं पहुंच सकते थे। हमें आगे बढ़ने की राह इन्हीं कागजों से मिली है। हम गेट तक पहुंच चुके थे। गुफ्तगू का वो सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया और हम मोहन हाउस से निकल गए। बाहर अव्वल खान की पूरी नफरी मौजूद थी। हामिद कसूरवार न होने के बावजूद सर झुकाकर उसके पास आया। सॉरी सर। इब्तदा ही से हमारे और उसके दरमियान काफी फासला था और अंधेरे की वजह से हम गलत गाड़ी के पीछे लग गए थे। ओके, इट्स ओके।
अव्वल खान ने उसकी बात काट दी। जो हुआ उसे भूल जाओ और स्टेशन 4 पहुंचकर अगली हदायत का इंतजार करो। तुम्हारी जुबान से नाकामी की इब्तदाई खबर सुनकर शायद मैं जरूरत से ज्यादा मुश्तिल हो गया था। खामद की बड़ाई ये थी कि उसने अव्वल खान से बहुत कुछ सुनकर भी अपने अफसर के सामने सर नहीं उठाया था, और अव्वल खान के किरदार की अजमत ये थी कि अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद वो अपने मातहत से मुआजरत का अदा कर रहा था। ओल्ड क्लिफ्टन से STF की जीप मेट्रोपोल होटल के गिर्द घूमती हुई चाराए फैसल की तरफ निकल गई। हम सीधे सदर के कल्ब की तरफ फूल गए। अव्वल खान ने एक मरतबा फिर मारुति का जिक्र छेड़ दिया। तो मारुति के पैगाम को भूले बैठे हो। वो पैगाम वाकई बहुत अहम था। अव्वल खान की बातें सुनकर मेरा जहन न जाने किन भूल भलियों में भटक गया था कि मैं मारुति की फेंकी हुई कागज की गोली को बिल्कुल भुला बैठा था। मैंने जेब से वो गोली निकालकर उजलत में कागज को खोला। अंदर से लुड्डो का एक बारी दाना निकल कर मेरी गोद में गिर गया। मैं नेवन साइन की तेज रोशनियों के इनिकास में देखा कि वो किसी कापी से फाड़ा हुआ सफ़ा था। तहरीर पढ़ने के लिए मुझे केवल लाइट रोशन करनी पड़ी। इस पर अंग्रेजी में मुख्तसर सा पैगाम लिखा हुआ था, मुझे फ़ोन ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूंगी। इन 2 सतूर के नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। वह नंबर जगदीश से मिलने वाले 3 नंबरों में भी शामिल था। वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार करेगी, इसका मतलब है कि वो रवि की तलाश में घर से कहीं जाने का इरादा तर्क कर चुकी है। मैंने धीरे से कहा, यह नेक फाल है। अव्वल खान ने संजीदगी से कहा, मगर सवाल वही है कि मारुति जरा सी देर की मुलाकात में तुम्हारी इतनी गर्विदा कैसे हो गई कि उसने पूरे एतमाद से तुमसे राब्ता कायम कर डाला। तुम्हारे इसी सवाल ने मुझे सोचों में गुम कर दिया था। मेरा वास्ता ऐसी औरतों से भी पड़ता रहा है जिन्होंने मुझे जरा भी अहमियत नहीं दी। बाज ने तो शायद दोबारा मेरी तरफ देखना बेकबारा नहीं किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिर्फ ऐसी औरतें या लड़कियां मेरी तरफ मुतवज्जा होती रही हैं जो कजरवी के किसी न किसी दर्जे पर थीं, या यूं कह लो कि रंगीन मिजाज थी। ऐसी औरतों को तुम में क्या खास बात नजर आती है? मारुति तुम्हारी तरफ इस तरह मुतवज्जा हुई थी जैसे लोहा मकनातीस की तरफ लपकता है। वजीह और खूबरू होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर उबाशी की कोई अलामत नहीं है। फिर इन इत्तफाकात का क्या सबब है? महज मेरी बदकिस्मती, मैंने हंस कर जवाब दिया। गनीमत है कि तुमने खुद ही मान लिया कि मेरे चेहरे पर उबाशी की कोई निशानी नहीं है। मौका मिला तो मैं मारुति से जरूर पूछूंगा कि उसकी नजरें तुम्हारे बजाय मेरे ऊपर क्यों ठहरी थी। बदकिस्मती नहीं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। इस खूबी की वजह से बाज़-औक़ात तुम्हारा काम आसान हो जाता है। मेरे और अव्वल खान के दरमियान बहुत ज्यादा बेतकल्फी पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी मुझसे किसी ममनू मौजू पर बात करने की कोशिश नहीं की थी। यह खराबी वीरा के मिजाज में थी कि वो कुरेद कुरेद कर हमेशा नहायत नाजुक और ज़ाती नौयत के सवाल करती रहती थी। मगर अव्वल खान भी कोई मशीनी रोबोट नहीं था, एक ज़हीन इंसान था। खुली आंखों से हर तरफ नजर रखता था। मारुति के रवैये ने आखिरकार उसे भी जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। अपने सवाल का जवाब मिल जाने के बाद अव्वल खान ने मौजू बदल दिया और हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए घर वापस पहुंच गए। घर पर हमें यह जानकर खुशी हुई कि किसी बाकायदा मुआलिज से रजू किए बगैर हम लोगों ने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में वीरा और गजाला के लिए जो इलाज तजवीज़ किए थे वो कारगर रहे थे। गजाला की कनपट्टी का दर्द बहुत कम हो चुका था। वीरा की कोहनी के दर्द में भी अफाका हुआ था। हमें से हर एक इस ख्याल से मुत्तफिक था कि मारुति को फ़ोन करने में कोई हर्ज नहीं था और मुझे यह नेक काम जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए था। एक खास बात यह सामने आई थी कि मारुति ने सिर्फ एक फ़ोन नंबर लिखा था, इसलिए इम्कान था कि वो नंबर मोहन हाउस की दूसरी मंजिल पर सिर्फ रवि मोहन और उसके अहले खाना के इस्तेमाल में हो। मगर मुझे ये इस्तदलाल कमज़ोर नजर आ रहा था। अगर वो नंबर मारुति का था तो जगदीश को सिर्फ 2 नंबर बताने पर इक्तिफा करना चाहिए था। एक तरफ वो मारुति को हमसे दूर रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ हमें उसे बराह रास्त राब्ते की आज़ादी कैसे दे सकता था। घर पहुंचकर चाय की एक प्याली मैदे में उतारने के बाद मैंने मारुति का दिया हुआ नंबर मिला लिया। पहली घंटी बजते ही हेलो की सपाट सी आवाज आई और मैंने पहचान लिया कि बोलने वाली मारुति थी। लुड्डो के दाने पर लिपटे हुए कागज की गोली का शिकार बोल रहा हूं। मैंने मारुति को राह देने के लिए मज़ाहिया अंदाज में कहा, ओह मजहर। उसकी आवाज में तजस्सुस उमड़। मैं हर घंटी पर तुम्हारी आवाज सुनने की उम्मीद कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम मेरी इल्तिजा को नहीं ठुकराओगे। तुम अपने चेहरे से रहम दिल और नर्म खून मालूम होते हो। मेरे साथी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मौका मिलते ही मैंने सवाल कर डाला। उसे डर लग रहा था, वो खतरनाक आदमी मालूम होता है। मारुति ने बिला तरद्दुद अपनी राय दे दी। मैं सोच समझ कर तुमसे मुखातिब हुई थी और मुझे खुशी है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। यह बताओ कि तुम मुझसे किसी होटल में मिल सकते हो? होटल में? मैं उसके गैर मुतवक्का सवाल पर बौखला गया। फोन पर राब्ता हो गया तो होटल में मिलने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज में दावत अमेज इसरार था। तुमसे बहुत सी बातें करनी है जो फोन पर नहीं की जा सकती। पहले वो बातें खत्म कर लो जो फोन पर की जा सकती हैं।
इस दौरान में मैं कुछ सोच लूंगा, मैंने उसे टाला। मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम्हें रवि की तलाश क्यों है? कदर तवक्कुफ के बाद मारुति की आवाज आई। वह मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है और कुछ बदनाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहा है। मुझसे खुलकर बात करो, इन लोगों के नाम बताओ। मैं अपने रवि के बहुत से राजों से वाकिफ हूं, हो सकता है कि तुम्हारी मदद कर सकूं। उसकी नरम और खनकदार आवाज यक बयक कदरे धीमी और राजदाराना हो गई। मैंने अव्वल खान की तरफ देखा, लम्हा भर के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, शायद तुमने कृष्ण कुमार का नाम सुना हो। ओह वो कमीना। मारुति की आवाज में हकारत उमड़ आई। जब भी आता है रवि की नजरें बचाकर ऐसी भूखी निगाहों से मुझे घूरता है कि उससे घिन आने लगती है। सूरत ही से नेवला मालूम होता है जो सांप के शिकार के लिए तैयार बैठा हो। मारुति के अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गया। कृष्ण कुमार के मुशाहिदे के बारे में उसके ऊपर वीरा के अल्फाज में हैरतनाक यकसानियत थी। दोनों औरतों के लिए वो घनौना और कराहत अमेज मुलाकाती था जो किसी नेवले से मुशाबा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वीरा ने कृष्ण कुमार को सफेद नेवले का खिताब दिया था और मारुति उससे सिर्फ नेवला कह रही थी। मारुति ने उसकी आमद और उससे अपना सामना होने का जिक्र करके मुझे चौंका दिया था। मैंने तेजी से पूछा, क्या वो तुम्हारे घर आता रहता है? यहाँ कभी नहीं आया। हमीरपुर खास में होते हैं तो वो अक्सर रवि के पास आता रहता है। तुम्हें इल्म है कि वो कम अज कम कल से कराची में मौजूद है? मैंने सवाल किया। होगा, मुझे नहीं मालूम। मारुति की आवाज से बेजारी मुतरशी थी। उसे हमारा मेल जोल बस से मीरपुर खास तक है। रवि ने कभी उसकी कराची आमद का जिक्र नहीं किया। वो यहाँ है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने जोर देकर कहा, वो खतरनाक मुजरिम है। तुम उसी का सुराग हासिल करने के लिए हमारे घर तक पहुंचे थे ना? मारुति की आवाज में हैरत थी। हाँ, हमारे पास सबूत थे। कहरी चंद और कृष्ण कुमार ने मिलकर एक साजिश की थी। अगर वो कराची में है और रवि उसके बारे में जानते हैं तो तुम यकीन करो कि मैं उसे पकड़वा सकती हूँ। मारुति के लहजे के एतमाद ने मुझे हैरत में डाल दिया। शायद तुमको इल्म नहीं कि वो किस पाए का मुजरिम है। वो कैसा ही चालाक और मक्कार क्यों ना हो, मैं उसे पकड़वा सकती हूँ, मगर उसके लिए मेरी दो शराइत हैं। गुफ्तगू स्पीकर फोन पर हो रही थी। सभी वो मुकालमे सुन रहे थे। अव्वल खान ने जल्दी से हाथ हिलाकर इशारा किया कि मैं मारुति की शराइत मान लूं। वो एक बड़ा और नाकाबिले यकीन वादा कर रही थी। मैंने कहा, फिर हमसे गलती हुई कि तुम्हारे घर से खाली हाथ लौटाए। कृष्ण कुमार और रवि की शरीके कार होने के जुर्म में हम तुम्हें अपनी तहवील में ले सकते थे। मुझे डराने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हें बता चुकी हूं, अभी तक मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। तुम मेरी शराइत कबूल करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम शुरू कर दूंगी। मुझे यकीन है कि एक दो रोज में वो तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तुम्हारी शराइत क्या है? मैंने दानिस्ता कुछ तवक्कुफ इख्तियार करने के बाद पूछा। मेरी पहली और बुनियादी शर्त यह है कि तुम रवि को मुआफ करोगे। बिल्कुल भूल जाओगे कि इस मामले में उसका कोई हाथ रहा है। मेरा घर आबाद रहने के लिए यह बहुत जरूरी बल्कि नागुज़ीर है। यह नामुमकिन है, मैंने सख्त लहजे में कहा। शायद जगदीश ने तुम्हें नहीं बताया कि रवि किस चक्कर में फंस चुका है। भैया जी मक्कार और दोगला है। तुम्हारे सामने वो सब कुछ रवि के सर पर डालकर खुद तुम्हारा हम नवा बन गया था। तुम्हारे चले जाने के बाद उसी ने मुझे बताया है कि अब रवि का बचना मुश्किल है। अपनी गर्दन बचाने के लिए वो भी रवि का साथ नहीं देगा। वो घर आया तो हमें खबर मिल जाएगी। जगदीश ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारे आदमी हमारे घर और दफ्तर की निगरानी करेंगे। तुम्हारे सामने वो मुझे घर से बाहर जाने से रोक रहा था। अब वो खुद कह रहा है कि मैं घर से निकलूं और रवि तक पहुंचने की कोशिश करूं। क्यों? वो तुम्हारे जरिए रवि तक क्या पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? तुम भूल रहे हो कि वो दोनों एक बाप के औलाद हैं, आपस में सगे भाई हैं। वो चाहता है कि रवि खतरा टलने तक घरों का रुख ना करे। उसके लिए कराची और मीरपुर खास खतरनाक हो चुके हैं। वो खामोशी से सरहद पार निकल जाएं वरना मारे जाएंगे। मारुति ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर जहरीले लहजे में कहा, अगर मैंने तुम्हारी शराइत ना मानी तो तुम इसके मशवरे पर अमल करोगी? मैंने पूछा। हरगिज नहीं। मारुति की आवाज से उसका मजबूत इरादा झलक रहा था। तुम मेरी शराइत मानोगे, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। तुम्हारे लिए रवि नहीं कृष्ण कुमार अहम है। तुमने रवि को मुआफ न किया तो कृष्ण कुमार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आ सकेगा। जगदीश शैतानी ज़हन का मालिक है। वो मेरे साथ दोहरा खेल खेल रहा है। मुझे मालूम है कि किसी भी मुल्क में एजेंसियां किसी के पीछे लग जाएं तो उसका अंजाम इबरतनाक होता है। रवि सरहद पार करते ही इश्तिहारी मुजरिम बन जाएंगे। वो कभी यहाँ लौट कर नहीं आ सकेंगे और हवाई कारोबार जगदीश के कब्जे में आ जाएगा। मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं घर बार असासे और मेके को छोड़कर सरहद अबूर करके रवि के पास चली जाऊं। मेरा घर उजड़ेगा तो मैं सब कुछ फूंक कर राख कर दूंगी। मैं बहुत खुद परस्त औरत हूं। कुछ पता नहीं कि मेरे सीने में भड़कने वाली आग मुस्तकबिल में मुझे क्या बनाते। मुझे यकीन है कि इस बर्बादी को टालने के लिए तुम मेरी शराइत मान लोगे। तुम्हें तुम्हारा मुजरिम मिल जाएगा, मेरा घर आबाद रहेगा और जगदीश की नापाक हसरतें कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मैं सोच में पड़ गया। मोहन हाउस से हमारी वापसी के बाद बहुत सी तब्दीलियां रुनमा हो चुकी थी।
मारुति को इन तब्दीलियों पर गौर करके अपनी राह मुतय्यन करने का मौका मिल गया था, जबकि हमारी पेशरफ्त सिफर थी। मारुति तसव्वुरात की दुनिया में रहने वाली कोई खुश फहम औरत नहीं थी। उसने जगदीश की तजवीज़ और अपने मंसूबे के हर पहलू का जायजा ले लिया था। वो जो कुछ कह रही थी हक़ाइक़ से बहुत करीब था। उसके पास हमसे समझौता करने या फिर हर एक से खुली जंग शुरू करने के सिवा कोई तीसरा रास्ता नहीं था। उसकी तकरीर ने मेरे चारों साथियों को भी हैरान कर दिया था। खास तौर पर अव्वल खान तो शायद सोच भी नहीं सका होगा कि मारुति जैसी हसीन और खानादार औरत अपने घर को खतरे में देकर इतनी दूर जा सकती है। ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। अगर कृष्ण कुमार जिंदा हालत में हमारे हाथ आ जाता है तो हम रवि को बिल्कुल भूल जाएंगे। तुम्हारा घर? मारुति ने मेरी बात दरमियान ही से काट दी। मुझसे ये गोल मोल बातें ना करो। उसकी जिंदगी या मौत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मुकाबले में तुम उसे मार सकते हो, सारे रास्ते बंद पाकर वो खुदकुशी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जिंदा रहे या मर जाए, तुम्हारे हाथ आ जाएगा और तुम रवि को जरा भी तंग नहीं करोगे। चलो ये तय हो गया। मैंने मारुति की जिद के सामने हथियार डाल दिए। इतनी देर से हम तुम्हारी पहली शर्त ही में उलझे हुए हैं। इस बारे में तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? वो बहुत आसान है। कल रात में किसी 5 स्टार होटल में एक लग्जरी रूम बुक कराऊंगी और तुम वहां आओगे। वो घूम फिर कर दोबारा उसी नुक्ते पर आ गई जिससे मेरी और उसकी गुफ्तगू का आगाज हुआ था। गजाला अपनी छठी हिस्स के किसी इशारे के तहत उठकर वहां से चली गई। फोन पर सारी बातें हो गई हैं, अब होटल में मिलने की क्या जरूरत बाकी रह गई। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में अव्वल खान और वीरा की तरफ देखते हुए मारुति से फोन पर कहा। इस मरहले पर अव्वल खान मानी खेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और ड्राइंग रूम से निकल गया। सुल्तान शाह उसके पीछे था। तुम जरूरत का अंदाजा नहीं कर सकते। मारुति के गहरे सांस के बाद वो फिक्रे सुनते ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी और मैंने फुर्ती से रिसीवर उठाकर अपने कान से लगा लिया। स्पीकर फोन का सिलसिला खुद ब खुद मौकूफ हो गया। बहुत सी बातें सिर्फ आंखों में आंखें डाल कर की जा सकती हैं। मारुति की बात जारी थी। तुम पहली नजर ही में मुझे अच्छे लगे थे और तुमसे बात करने की ख्वाहिश मेरे दिल में जाग उठी थी। भैया जी ने लान तान करके मेरी इस मासूम से ख्वाहिश को बहुत तवाना कर दिया। अब मैं 4 मन के इस मनहूस उल्लू के मुंह पर थूक देना चाहती हूँ। सुल्तान शाह भी जा चुका था, मगर वीरा पूरी ढटाई से अपनी जगह पर बैठी शक अमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कन्नखियों से वीरा का जायजा लिया, फिर माउथ पीस में कहा, मुंह पर थूको या उसकी पुष्ट पर लात चबाओ, मगर इस चक्कर में मुझे ना घसीटो। हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी के जाती मामलात में नहीं उलझते। शायद तुम जगदीश भैया की कही हुई बात भूल गए। जहरीली हंसी के साथ मारुति की आवाज उभरी। मैं एक ऊंचे खानदान की बहू हूं ना, जो बात मेरे दिमाग में समा जाए वो हर कीमत पर कर गुजरती हूं। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने की आरज़ू इतनी शदीद हो चुकी है कि मैं इसके सामने बेबस हूं। ये मेरी दूसरी नहीं पहली शर्त है। कृष्ण कुमार पर हाथ डालने के लिए तुम्हें मेरा मान रखना होगा। खुदा का खौफ करो मारुति। जगदीश को तुम्हारे इन इरादों की भनक भी मिल गई तो वो तुम्हें गोली मार देगा। गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते। उसके फरिश्तों को भी कुछ मालूम नहीं होगा। वो यही समझेगा कि मैं रवि की तलाश में जा रही हूं। सच पूछो तो मेरी और तुम्हारी मुलाकात इन्हीं की जिंदगी के लिए होगी। रवि के फरार से पहले मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था। अपने जेठ के लिए मारुति के कहे हुए हर लफ्ज से जहर टपक रहा था। उस वक्त मारुति अपना असल रूप भूल चुकी थी। वो खुद को सिर्फ और सिर्फ जगदीश के खानदान की बाहू तस्वुर कर रही थी, जिसकी पामाली के बाद वो जगदीश के खानदानी गरूर के खिलाफ अपने यानी मारुति के दिल में ठंडक महसूस कर सकती थी। तुम जगदीश की बहाविज नहीं, अपने जवान बेटे की मां भी हो। मैंने उसे याद दिलाना चाहा, मगर उसने बेअतनाई से मेरी बात काट दी। वो इतना जवान भी नहीं है, सिर्फ 14 बरस का है। वो अपने बाप और ताऊ के नक्शे कदम पर चलते हुए अभी से शराब पीता है। मेरे साथ खड़ा हो जाए तो मेरा भाई या देवर मालूम होता है। कमसिनी की शादी के नतीजे में औलाद इतनी तेजी से बड़ी हो जाए तो माँ इस रफ्तार से बूढ़ी नहीं हो सकती। मैं 3 बरस के बाद 30 की हो जाऊंगी। तो मेरे हम उम्र मालूम होते हो। मुझसे ऐसी बातें मत करो। इस वक्त तुम्हारे जहन पर जिद सवार है। मैं तुम्हारी एक बात मान ली, एक बात तुम मान लो। वीरा की मौजूदगी की वजह से मैं अल्फाज के इंतखाब में बहुत एहतियात से काम ले रहा था। कोई ऐसी बात मेरी जुबान पर नहीं आई थी कि वीरा को मौजूद सुखन की असल संगीनी का अंदाजा होता। वो बात जानने के लिए बेचैन थी और हाथ हिला हिला कर मुझसे कुछ दरियाफ्त कर रही थी। मैं फोन पर मसरूफ होने की वजह से उसे कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। पता नहीं तुम कैसे मुसलमान हो। मारुति मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा ऊंडेलने लगी। ऊंची जात की खूबसूरत हिंदू औरत तुम्हारी बांदी बनने के लिए तैयार है और तुम भाग रहे हो। मैंने तो सुना है कि पिछले मुसलमान मालदार कौमों से लड़ते थे और फतेह पाने के बाद दुश्मन की दौलत और खूबसूरत औरतों को आपस में बांट लेते थे। तुम मुझे कृष्ण से होने वाली लड़ाई में अपना इनाम क्यों नहीं समझ रहे थे?
वह अपने सिफली जज्बों से मगलूब होकर तारीख को मसक कर रही थी। जगदीश के खिलाफ उसकी नफरत ने एक अजीब ही रूप धार लिया था। मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। कल मैं तुम्हें इस घर में नहीं मिलूंगी। मुझे अपने रवि के लिए हर हाल में कुछ ना कुछ करना है। तुम्हारे लिए सिर्फ आज की रात है। मैं भैया जी की बातों को याद कर करके अंगारों पर लौट रही हूं। मैं रात भर नहीं सो सकूंगी। तुम्हारा इरादा बदल जाए तो रात में किसी भी वक्त मुझे फोन कर लेना। सुबह का उजाला फैल गया तो तुम मुझे और कृष्ण कुमार को खो चुके होगे। तुम्हें रवि से अपनी वफा का भी कोई पास नहीं है। मैंने वीरा को भूल कर उसे मुलामत की। मैं उसी के लिए ये सब कर रही हूँ। मारुति हठधर्मी पर तुली हुई थी। हम जिंदगी भर के लिए एक मजबूत बंधन में बने हुए हैं। वो दूसरी औरतों से मिलता है तो ये बंधन टूटता है, न मेरी और तुम्हारी मुलाकात से टूटेगा। रवि मेरे हैं और मैं इनकी रहूंगी। मारुति का वो अजीबो गरीब फलसफा सुनकर मेरी खोपड़ी घूम गई। किसी औरत की तरफ से ऐसी पुरफरेब वफादारी का इजहार मेरे लिए अनोखा तजर्बा था। इसकी बातें सुन सुनकर मेरे वजूद में सनसनी की लहरें दौड़ रही थी और दिमाग में ख्यालात के छोटे छोटे आतिश फिजा पट रहे थे। अपनी दूसरी शर्त मनवाए बगैर वो किसी ताउन पर आमादा नहीं थी। तुम मुसर हो तो मैं तुम्हारी दूसरी शर्त भी मान लेता हूं। मैंने शिकस्त खोरदा लहजा में कहा। रिसीवर पर उसकी हल्की सी पुरगुरूर हंसी की आवाज सुनाई थी। कल शाम 7 बजे मैं होटल शेराटन की लॉबी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वक्त का ख्याल रखना। ओके, बाय। ये कहकर मैंने रिसीवर क्रैडल पर वापस डाल दिया और नई सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। इससे तुम्हारा क्या समझौता हुआ? उसकी दूसरी शर्त क्या थी? वीरा ने फोन बंद होते ही एक सांस में बैक वक्त 2 सवाल कर डाले। मैं मारुति से होने वाली जबरी मुफाहमत पर अंदर से बहुत मुसरिब और खाली खाली सा था, मगर मैंने अपनी कैफियत वीरा से छुपाने के लिए इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई। एक गहरा कच लेने के बाद नतनों से धुआं खारिज किया, फिर सुकून से कहा, कुछ नहीं। उसकी वही अहमकाना जिद थी कि मैं उससे मिलूं। तो तुम कल रात इस हरामजादी से मिलने जा रहे हो? वीरा मुझे घूरते हुए घुर्राई। मजबूरी है, मैंने अपने शाने उचका के बेपरवाही से जवाब दिया। उसकी सारी बातें तुम सुन चुकी हो। वो जिद्दी बल्कि हठधर्म औरत है। अपनी बात मनवाए बगैर टस से मस होने पर आमादा नहीं थी। मैंने सोचा कि मिल लेने में क्या हर्ज है।